नमस्कार दोस्तों आज हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स का फर्स्ट टेस्ट देने वाले हैं। इस टेस्ट में आपको 50 क्वेश्चन दिए गए हैं जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स के संपूर्ण सिलेबस को कवर करते हैं। मतलब 10 टॉपिक से इसमें क्वेश्चन हैं। ठीक है दोस्तों, इस टेस्ट को देने के बाद आपके जितने भी अंक आएंगे, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, डबल कर लेना है और 100 अंक में से अपना आकलन स्वयं करना है। सपोज दैट आपके यदि 30 मार्क्स आते हैं 50 में से, तो आपको 30 के डबल मतलब 60 करना है। तो 100 में से आपको 60 अंक मिले, ये आपको मान के चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक पेन और कॉपी ले लें और जैसे ही क्वेश्चन आता है आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। आप सही ऑप्शन उसमें लिख लें और लास्ट में उसके बाद काउंटिंग करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, विवेक सागर का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन दिए हुए हैं हॉकी, फुटबॉल, टेनिस और बैडमिंटन। क्या विवेक सागर का संबंध किस खेल से है? हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन। ठीक है, आप चाहें तो दोस्तों वीडियो को पॉज करके भी अपना आंसर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, विवेक सागर जो है हॉकी खेल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? हॉकी खेल से संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बघेलखंड का पठार किस फसल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है? क्या बघेलखंड का पठार किस फसल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है? ऑप्शन दिए हुए हैं चावल, सोयाबीन, मक्का और सरसों। तो याद रखना दोस्तों, जो बघेलखंड का पठार है ये चावल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। क्या चावल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है बघेलखंड का पठार? ठीक है, और मालवा का पठार दोस्तों क्या होता है? मालवा के पठार में सोयाबीन और गेहूं होती है। ठीक है, और सतपुड़ा के पठार में मक्का होता है और जो सरसों होता है दोस्तों ये मध्य भारत के पठार में होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा चावल। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी गुना जिले को 2 भागों में विभाजित करती है? क्या मध्य प्रदेश की कौन सी नदी गुना जिले को 2 भागों में विभाजित करती है? ऑप्शन दिए हुए हैं चंबल, सिंध, केन और काली सिंध। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। सिंध नदी जो है दोस्तों वो गुना जिले को 2 भागों में विभाजित करती है। दोस्तों आपको पता होगा सिंध नदी कहाँ से निकलती है? तो याद रखना दोस्तों, सिंध नदी निकलती है विदिशा की लटेरी तहसील से निकलती है। कहाँ से? विदिशा के लटेरी तहसील से सिंध नदी का उद्गम हुआ है और ये यमुना में जाकर मिल जाती है। ठीक है, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में जैविक कृषि नीति कब लागू की गई? क्या मध्य प्रदेश में जैविक कृषि नीति कब लागू की गई? 2010, 2011, 2012, 2013। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2011 में मध्य प्रदेश में जैविक कृषि नीति लागू की गई थी। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा मध्य प्रदेश में पर्यटन नीति कब लागू हुई थी? तो 1995 में पर्यटन नीति। और खेल नीति कब है? मध्य प्रदेश खेल नीति दोस्तों 2005 में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक गहना प्रिय जनजाति है? क्या सर्वाधिक गहना प्रिय जनजाति कौन सी है? ये क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके भी दोस्तों अपना आंसर क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं भील, बंजारा, गोंड और बेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का भील। मतलब सर्वाधिक गहना प्रिय जनजाति कौन सी है? भील है। ठीक है, सर्वाधिक गहना, आप याद रखना दोस्तों, गहना प्रिय जनजाति भील है। यदि आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय जनजाति कौन सी है तो बंजारा है, और सर्वाधिक गुदना प्रिय जनजाति कौन सी है तो गोंड है। ठीक है, गुदना जो है दोस्तों गोंड, बंजारा श्रृंगार और गहना भील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की पहली वन नीति कब बनी थी? ऑप्शन दिए हुए हैं 1952, 1957, 2010 और 2005। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1952। 1952 में मध्य प्रदेश की पहली वन नीति बनी थी। ठीक है, और नई वन नीति कब बनी है? 2005 में। ठीक है, 2005 में मध्य प्रदेश की नवीन वन नीति बनी है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में लिंग अनुपात है? बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे दोस्तों। मध्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में लिंग अनुपात कितना है क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शन है 918, 936, 931 और 902। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 918।
मतलब मध्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में लिंग अनुपात कितना है, 918 है। दोस्तों आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है, 931 है। कितना है, 931, 931। यदि आपसे पूछ ले कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितना लिंग अनुपात है, तो याद रखना 936 है, और शहरी क्षेत्रों में या नगरीय क्षेत्रों में 918 है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन है 2014, 15, 16 और 13। तो याद रखना दोस्तों, जो मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना है वो कब स्टार्ट हुई थी, 2014 में। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2014 में मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना प्रारंभ की गई थी। यदि आपसे दोस्तों कभी पूछ ले कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई थी, तो 2010-11 में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ हुई थी, और खेत सड़क योजना 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौंड जनजाति का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन किसने किया था? क्या गौंड जनजाति का सामाजिक और सांस्कृतिक अध्ययन किसने किया था? ऑप्शन है प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे, बैरियर एल्विन, ठक्कर बापा और श्यामाचरण शुक्ला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे, मतलब राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे ने दोस्तों गौंड जनजाति का सामाजिक और सांस्कृतिक अध्ययन किया है। ठीक है दोस्तों, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है इंडियन विलेज। कौन सी? इंडियन विलेज जो है दोस्तों, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक है, जिनकी प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे की, जिसमें उन्होंने गौंड जनजाति के सामाजिक और सांस्कृतिक अध्ययन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्रम से किस वंश की जानकारी मिलती है? क्या कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्रम से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं मौर्य वंश, गुप्त वंश, शुंग वंश और परमार वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शुंग वंश की जानकारी मिलती है कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्रम से। ठीक है, जो मालविकाग्निमित्रम है दोस्तों, इसमें अग्निमित्र और मालविका का वर्णन मिलता है, और शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीरे तीरे नर्मदा किसकी रचना है? क्या तीरे तीरे नर्मदा किसकी रचना है? ऑप्शन है मेधा पाटकर, शिवराज सिंह चौहान, अमृतलाल बेगड़ और बाबा आमटे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अमृतलाल बेगड़ की रचना है तीरे तीरे नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मिंटो हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? क्या हाल ही में मिंटो हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ऑप्शन है लता मंगेशकर हॉल, कुशाभाऊ ठाकरे हॉल, मध्य प्रदेश संसद हॉल और अटल बिहारी हॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कुशाभाऊ ठाकरे हॉल मिंटो हॉल का नाम बदलकर कर दिया गया है। दोस्तों जो मिंटो हॉल है ये कहाँ पर है? तो याद रखना मिंटो हॉल है भोपाल में। ठीक है, भोपाल में मिंटो हॉल है, और ये पुराना विधानसभा भवन था, और इसके जो निर्माण है किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था शाहजहां बेगम ने करवाया था, और जो वायसराय था दोस्तों एक लॉर्ड मिंटो, उसके स्वागत में शाहजहां बेगम ने मिंटो हॉल का निर्माण करवाया था। तो याद रखना मिंटो हॉल का नाम बदलकर कुशाभाऊ ठाकरे हॉल हाल ही में कर दिया गया है, मतलब आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मालवा के पठार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। मालवा के पठार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय जलवायु, उपोष्ण जलवायु, आर्द्र जलवायु, ठीक है, आर्द्र जलवायु या समशीतोष्ण जलवायु। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों समशीतोष्ण जलवायु जो है वो कहाँ पाई जाती है? मालवा के पठार में पाई जाती है, मतलब गर्मी में सामान्य गर्मी पाई जाती है और ठंडी में सामान्य ठंडी पाई जाती है। और एक दोस्तों चीनी यात्री था फाइयान, उसने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा किस राज्य के राज्यपाल नहीं बने? याद रखना नहीं बने, बने वाला मत देखना, नहीं बने हैं। ठीक है, पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं बने थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है दोस्तों, ये शंकर दयाल शर्मा है, ये भारत के 9वें राष्ट्रपति बने थे। कौन से राष्ट्रपति? भारत के 9वें राष्ट्रपति बने थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो भोपाल में इनका जन्म हुआ था। और ये पंजाब, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, कौन कौन से? पंजाब, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तीनों राज्य के क्या बने थे? राज्यपाल बने थे। ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं बने थे और भारत के 9वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में एक वर्ष में कितनी ग्राम सभाएं आयोजित की जाती हैं? ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तो इसका राइट आंसर आप क्लिक कर ले दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मतलब
4 जो है दोस्तों ग्राम सभाएं एक वर्ष में मध्य प्रदेश में आयोजित की जाती है, मतलब 3 महीने में एक बार होना आवश्यक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने 15 क्वेश्चन जो थे 50 में से एमपी जीके के सॉल्व करे थे। लगभग 100 में से 30 क्वेश्चन जो है एमपी से रिलेटेड आते हैं। ठीक है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे हम। ठीक है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत की गई थी? क्या राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2005 नहीं दोस्तों 2010 है ये। ठीक है, 2010 की किस धारा के तहत की गई थी? ठीक है, धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? धारा 3, मतलब ऑप्शन नंबर ए, धारा 3 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसकी राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना और कब की गई थी? 18 अक्टूबर 2010 को। राष्ट्रीय हरित अधिकरण को दोस्तों एनजीटी भी कहते हैं शॉर्ट में, मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? क्या नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया जो है दोस्तों नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। और अध्यक्ष कौन है दोस्तों? प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी जी। कहने का मतलब दोस्तों जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वो पदेन होता है, मतलब जैसे ही वो पद में आते हैं अध्यक्ष बन जाते हैं। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी नीति आयोग की? 1 जनवरी 2015 को। और ये एक गैर संवैधानिक निकाय है, मतलब इसका वर्णन संविधान में नहीं है, ये योजना आयोग के स्थान पर आया है। ठीक है, तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्न में से कौन कभी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नहीं बने? ऑप्शन है श्री डी.बी. रेगे, ओम प्रकाश मेहरा, श्री राजेश लाल मेहरा, श्री के.सी. मिश्रा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप दोस्तों क्लिक कर लें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मतलब के.सी. मिश्रा दोस्तों ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नहीं बने हैं। मतलब डी.बी. रेगे, ओम प्रकाश मेहरा और राजेश लाल मेहरा ये तीनों दोस्तों मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन चुके हैं। ठीक है, जो डी.बी. रेगे थे दोस्तों ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, और जो राजेश लाल मेहरा है ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, और दोस्तों जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है ये एक संवैधानिक निकाय है, मतलब इसका वर्णन संविधान में है और अनुच्छेद 315 के तहत इसका गठन किया गया है। जो नीति आयोग वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग होते हैं दोस्तों, उसके जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो हो पहले होता है इतना होता है, तो मतलब 6 वर्ष तक या 62 वर्ष की उम्र तक होता है। और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 मतलब जब मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी तभी की गई थी। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इंदौर में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कब भारतीय निर्वाचन आयोग को पुनः 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया? 1983, 1993, 1989, 1994। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1993 में दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग को पुनः 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया था। ठीक है, और जो भारतीय निर्वाचन आयोग है दोस्तों ये भी एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, और अनुच्छेद 324 के तहत इसका गठन किया जाता है। इसमें एक मुख्य आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त होते हैं, मतलब 3 सदस्य होता है। और इसके जो आयुक्तों का कार्यकाल होता है दोस्तों, मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्तों का, वो होता है 665। अभी हमने देखे थे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग उसमें 662 था, इसमें 665 मतलब 6 साल का कार्यकाल या 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो। ठीक है, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, 10 फरवरी 1964, 12 फरवरी 1964, 11 फरवरी 1964, 13 फरवरी 1964। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 11 फरवरी 1964 को केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। और केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है दोस्तों भ्रष्टाचार को रोकने के लिए केंद्र सरकार की बनाई गई एक प्रमुख संस्था है। क्या? केंद्रीय सतर्कता आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोबोट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? क्या? रोबोट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है जोसेफ कैपेक, कॉटल कैपेक, माइजेक असिमोव, जॉर्ज सी डेवोल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जॉर्ज सी डेवोल, ऑप्शन नंबर डी। जॉर्ज सी डेवोल ने दोस्तों रोबोट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। और रोबोट जो है दोस्तों वो एक तरह की मशीन होती है, उसमें क्या होता है जो प्रोग्राम कर दिए जाते हैं उसी के अनुसार, और प्रोग्राम करके कुछ डाटा डाला जाता है उसी के अनुसार ये रोबोट काम करता है। ठीक है, तो रोबोट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज सी डेवोल ने किया था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का पिता किसे माना जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन है जॉन मैकार्थी, एलन ट्यूरिंग, डग कटिंग और सीबी
जॉर्ज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी को के कृत्रिम बुद्धिमत्ता का पिता कहा जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो तो है दोस्तों, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कंप्यूटर विज्ञान की एक भाषा होती है, एक लैंग्वेज होती है, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर में क्या होता है, जिसके अंतर्गत जो होता है कंप्यूटर एक मनुष्य की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, मतलब मनुष्य की भांति व्यवहार करने के योग उसको बनाया जाता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में किस वर्ष संशोधन किया गया? 2006, 2007, 2008, 2010। तो याद रखना दोस्तों, इसमें जो संशोधन किया गया था 2008 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब की गई? 1 जुलाई 2015, 1 जुलाई 2016, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2016। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया की शुरुआत की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है CVV का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिए हुए हैं कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, कैश वेरिफिकेशन वैल्यू, कार्ड वैलिडिटी वैल्यू या केस वैलिडिटी वैल्यू। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मतलब कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य काल में एग्रोमोनाई किसे कहा जाता था? क्या मौर्य काल में एग्रोमोनाई किसे कहा जाता था? भवन निर्माण अधिकारी, सड़क निर्माण अधिकारी, कृषि विभाग अधिकारी या मापतोल अधिकारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सड़क निर्माण अधिकारी को मौर्य काल में एग्रोमोनाई कहा जाता था, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आंसर बी। ठीक है, इब्न बतूता की पुस्तक रहला में किसके समय की घटनाओं का वर्णन मिलता है? ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या बलबन। तो याद रखना दोस्तों, इसमें जो वर्णन मिलता है मोहम्मद बिन तुगलक के समय का वर्णन मिलता है। ठीक है, किसका? मोहम्मद बिन तुगलक के समय का वर्णन मिलता है। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है दोस्तों, इसे स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु कहा जाता था, क्योंकि इसकी जो योजना होती थी वो सनक भरी होती थी और बहुत ही दुष्कृत्य करता था, इसलिए इसे रक्त पिपासु भी कहा जाता था। और इब्न बतूता की पुस्तक रहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मुगल काल में किसके शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? शेरशाह, अकबर, औरंगजेब, बाबर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। क्वेश्चन नंबर 29 है, देव समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन या शिव नारायण अग्निहोत्री। तो राइट आंसर है शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री देव समाज के संस्थापक थे। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी, अंग्रेजों ने, जवाहरलाल नेहरू या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो याद रखना दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों में लिंग अनुपात कितना है? 943, 960, 990 या 1010। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 990 जो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी में लिंग अनुपात है। और भारत का लिंग अनुपात कितना है? 943 और शिशु लिंग अनुपात कितना है? 918। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल हिमालय का विस्तार किन नदियों के बीच में है? सिंधु और सतलज, सतलज और काली, काली एवं तिस्ता, तिस्ता एवं दिहांग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, काली एवं तिस्ता नदियों के मध्य में किसका विस्तार है? नेपाल हिमालय का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, हिमालय की कौन सी पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? ऑप्शन है नंदा देवी, नामचा बर्वा, धौलागिरी या कंचनजंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नामचा वर्मा, ऑप्शन नंबर बी, मतलब हिमालय की जो पर्वत चोटी नामचा बर्वा है ये असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? चंद्रप्रभा, बांदीपुर, मानस या पेरियार। तो याद रखना दोस्तों पेरियार जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और पेरियार जो अभयारण्य है वो कहाँ है? केरल राज्य में है। ठीक है, ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तेल एवं प्राकृतिक गैस ONGC की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखना दोस्तों 1956। कब? 1956, 1957, 1958, 1954। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस ONGC की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है,
संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 10, 16, 15 या 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मतलब 15 दोस्तों संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी। क्वेश्चन नंबर 37 है, ओलरीकल्चर शब्द का संबंध किससे है? तो याद रखना दोस्तों, ओलरीकल्चर शब्द का संबंध किससे है? ऑप्शन दिए हुए हैं सब्जी विज्ञान, पुष्प विज्ञान, फसल विज्ञान या फल विज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सब्जी विज्ञान से ओलरीकल्चर शब्द का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान का मुख्य परिसर कहाँ पर स्थित है? तो उसका राइट आंसर है दोस्तों तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में दोस्तों भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान का मुख्य परिसर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 54, 60, 64, 70। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए उपयोगी साधन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर, डायनामो, इंडक्शन कॉइल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रेक्टिफायर, मतलब एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, 104 संविधान संशोधन 2020 के बाद मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें हैं? ऑप्शन है 231, 230, 229 और 228। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 230 सीट बची है। ठीक है, जो एक सीट एंग्लो इंडियन की हुआ करती थी दोस्तों, उसको 104 संविधान संशोधन 2020 के बाद से हटा दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है, 30 सितंबर 2021 को मध्य प्रदेश के किस जिले की चिन्नौर चावल को भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुए हैं? मंडला, बालाघाट, रतलाम या भोपाल। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बालाघाट के चिन्नौर चावल को जीआई टैग प्राप्त हुए हैं। जनवरी 2021 को इंदौर की गोताखोर पलक शर्मा को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो उसका राइट आंसर है दोस्तों प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ये पुरस्कार दोस्तों पलक शर्मा को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2021 में सर्वाधिक गिद्ध की संख्या किस जिले में है? सतना, पन्ना, रीवा, बुरहानपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पन्ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, पन्ना में दोस्तों सर्वाधिक गिद्धों की संख्या पाई गई है। अगस्त 2021 में किसे सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो याद रखना दोस्तों, ऑप्शन दिए हुए हैं पंकज कुमार सिंह, सुशील चंद्रा, नासिर कमल और प्रदीप चंद्र नायक। तो पंकज कुमार सिंह को सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। चर्चा में रहा हिंदुस्तान 228 क्या है? नागरिक विमान है, कोरोना टीका है, मानव रहित ड्रोन है, आतंकवादी विरोध ऑपरेशन है। तो नागरिक विमान है दोस्तों हिंदुस्तान 228। इस राज्य सरकार ने केटली को राज्य मछली का घोषित किया है? सिक्किम, गोवा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर दोस्तों सिक्किम ने केटली को राज्य मछली घोषित किया है। यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? डेनियल मेदवेदेव, राफेल नडाल, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डेनियल मेदवेदेव ने दोस्तों यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं 19, 21, 20 या 22। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 19 पदक दोस्तों टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत ने जीते हैं। चर्चा में रही अंशु मलिक का संबंध किस खेल से है? रेसलिंग, क्रिकेट, टेनिस, घुड़सवारी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों रेसलिंग। ठीक है, रेसलिंग मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये थे आज की टेस्ट सीरीज के 50 क्वेश्चन। इसमें आपको दोस्तों सभी प्रकार के क्वेश्चन मिले। अब आपको पूरी ईमानदारी के साथ ये बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन आए। ठीक है, सही हुए 50 में से, और 50 में से जितने सही हुए उसके बाद आपको उसको गुना 2 करके दोस्तों अपना आकलन 100 में से कर सकते हैं। हो सकता है दोस्तों जो क्वेश्चन का लेवल हो थोड़ा अभी इजी हो, लेकिन आने वाली टेस्ट सीरीज में आपको लेवल अच्छा और मिलेगा। यदि आपको ऐसी टेस्ट सीरीज रेगुलर चाहिए तो हमारे वीडियो में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो आपको मैं डेली एक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू।